आज ग्लोबल मार्केट में 170 से भी ज्यादा स्मार्टफोन कंपनीज फंक्शन कर रही हैं और ये सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी के जरिए अपने ब्रांड की तरफ ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के प्रयास में है। लेकिन इन सारी कंपनीज में से दो कंपनीज ऐसे हैं जो पिछले 6 से 10 सालों के दौरान वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल स्मार्टफोन ब्रांड्स और मेजर कॉम्पिटिटर्स के रूप में उभर कर आए हैं। और वो कंपनीज हैं यूएसए में लोकेटेड एप्पल और साउथ कोरिया में बेस्ड सैमसंग। एप्पल आईफोन और सैमसंग स्मार्टफोन्स दोनों ही दुनिया भर में स्मार्टफोन यूजर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। डेटा के अनुसार वर्ल्ड में हर थर्ड स्मार्टफोन यूजर्स में से एक सैमसंग यूज करता है। सिमिलरली लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में अराउंड 6 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जिनमें 1 बिलियन से ज्यादा लोग एप्पल यूज करते हैं। एक तरफ जहां दोनों कंपनीज टाइम टू टाइम नए फीचर्स के साथ स्मार्टफोन के न्यू मॉडल्स लॉन्च करके ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने के कंपटीशन में लगे रहते हैं, तो पैरेलली कौन सा ब्रांड बेस्ट है, इस पे दोनों ब्रांड्स के यूजर्स के बीच डिबेट भी चलता रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोनों कंपनीज के मार्केट शेयर, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, स्मार्टफोन फीचर्स इत्यादि पैरामीटर्स पर बेस्ड एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। इसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी वर्ल्ड स्मार्टफोन रेस में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एप्पल कंपनी की इंस्पिरेशनल स्टोरी से तो आप सब बखूबी वाकिफ होंगे। तो वो दिन था 1 अप्रैल 1976 का, जब दो कॉलेज ड्रॉपआउट्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने यूजर फ्रेंडली स्मॉल साइज कंप्यूटर्स बनाने के विजन से एप्पल की शुरुआत की। जॉब्स और वॉजनियाक ने एप्पल 1 कंप्यूटर को जॉब्स के गैराज में बनाना शुरू किया था और बिगनिंग में उन्हें बिना किसी मॉनिटर, कीबोर्ड और केसिंग के सेल किया। फिर बाद में ईयर 1977 से उन्होंने एप्पल सेकंड को मॉनिटर और कीबोर्ड के साथ बेचना स्टार्ट किया। एप्पल सेकंड ने कंप्यूटर्स में फर्स्ट एवर कलर ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस करके पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दिया था। दोस्तों, ईयर 2007 में एप्पल ने अपने एस्टैब्लिशमेंट के 3 डिकेड्स बाद अपना पहला स्मार्टफोन यानी कि आईफोन लॉन्च किया और आईफोन का लॉन्च एप्पल के इतिहास में एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया। आईफोन दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में से एक है और लॉन्च होने के 1 साल बाद से एप्पल कंपनी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी रहा है। आज के टाइम में भी जब एप्पल ने वॉच, आईपॉड्स और बहुत टाइप्स के सॉफ्टवेयर सर्विसेज के साथ अपने प्रोडक्ट्स लाइन को काफी डाइवर्सिफाई किया है, तब भी एप्पल मोर देन 50% रेवेन्यू आईफोन के सेल से अर्न करता है। दोस्तों, यदि हम बात करें सैमसंग कंपनी की, तो अनलाइक एप्पल, सैमसंग को सक्सेस और फेम मिलने में काफी समय लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में ये एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी। बायोंग चुल ने सैमसंग को ईयर 1938 में स्टैब्लिश किया था और वो नूडल्स और दूसरे लोकली प्रोड्यूस गुड्स को कोरिया के दूसरे शहर और चाइना में एक्सपोर्ट किया करते थे। समय के साथ सैमसंग खुद को दूसरे इंडस्ट्रीज में भी एक्सपैंड करती गई, जैसे इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल। 1960s में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में कदम रखा और फिर सेमीकंडक्टर से लेकर टीवी और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस सब में अपने हाथ आजमाए। सैमसंग ने अपना पहला मोबाइल ईयर 1988 में लॉन्च किया था और उसके बाद कई मोबाइल फोन्स रिलीज किए। हालांकि इनमें से एक भी आईफोन के कंपटीशन में खरा नहीं उतरा। लेकिन 2009 में सैमसंग ने अपने गैलेक्सी फोन को रिलीज करके एप्पल को सीरियस कंपटीशन दिया और तब से लेकर आज तक दोनों के बीच राइवलरी चली आ रही है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि राइवल्स होने से पहले सैमसंग और एप्पल पार्टनर्स थे और इवन आज भी कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद सैमसंग और एप्पल की पार्टनरशिप जारी है। सैमसंग एप्पल प्रोडक्ट्स के बहुत से कंपोनेंट जैसे प्रोसेसर, डिस्प्ले और लाइटवेट फ्लैश मेमोरी इत्यादि सप्लाई किया करता था और अभी भी आईफोन के लिए ओलेड डिस्प्लेस सैमसंग से ही आते हैं। इसलिए जब सैमसंग 2009 में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर एप्पल के सप्लायर से उसका कॉम्पिटिटर बन गया, स्टीव जॉब्स को यह बात कुछ पसंद नहीं आई। जैसा कि जॉब्स ने अपने बायोग्राफर वॉल्टर इसैक्सन को बताया, वो एंड्रॉइड पर थर्मोन्यूक्लियर वॉर लॉन्च करना चाहते थे। जॉब्स का कहना था कि सैमसंग आईफोन की डायरेक्ट कॉपी है और वो सैमसंग को सू करना चाहते हैं।
लेकिन टिम कुक एज एप्पल के सप्लाई चेन एक्सपर्ट ने उन्हें ऐसा करने से डिस्करेज किया, क्योंकि आफ्टर ऑल सैमसंग एप्पल के की कंपोनेंट्स का सप्लायर था और इसका असर उनके ट्रेड रिलेशनशिप पर पड़ सकता था। कुछ समय बाद जब सैमसंग के वाइस चेयरमैन क्यूपर्टिनो जॉब्स को विजिट करते हैं तो जॉब्स ने एप्पल के पेटेंट को लाइसेंस करने का प्रपोजल उनके सामने रखा, लेकिन सैमसंग इस ऑफर को रिवर्स कर देता है और एक क्लेम करता है कि एप्पल ने सैमसंग के पेटेंट्स कॉपी किए हैं, ना कि सैमसंग ने एप्पल के। 2011 में एप्पल पेटेंट इंफ्रिंजमेंट के लिए सैमसंग के अगेंस्ट मल्टीपल लॉसूट्स फाइल करता है और सैमसंग से फाइन के रूप में 2.5 बिलियन की डिमांड करता है। उधर सैमसंग भी अपने 5 पेटेंट्स के इंफ्रिंजमेंट के लिए एप्पल को काउंटर सू करता है। मल्टीपल सू और काउंटर सू और टेम्पररी बैन्स के बाद अल्टीमेटली कोर्ट एप्पल के फेवर में रूलिंग देता है और सैमसंग को एप्पल के आईफोन और आईपॉड्स के क्रिटिकल फीचर्स को कॉपी करने के जुर्म में एप्पल कंपनी को पेनल्टी के रूप में $1 बिलियन पे करने का ऑर्डर दिया जाता है। हालांकि रीट्रायल में इस अमाउंट को कुछ कम कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद सैमसंग ने स्मार्टफोन की रेस में आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। तमाम एलिगेशंस के बाद भी सैमसंग न्यू फीचर्स और इंप्रूवमेंट्स के साथ सैमसंग की न्यू मॉडल्स को लॉन्च करता रहा और खुद को एप्पल का एक वर्दी कॉम्पिटिटर साबित करने में सफल रहा। आइए दोस्तों, अब हम कंपैरेटिव एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों कंपनीज के मार्केट शेयर को कंपेयर करेंगे। दोस्तों, यदि हम मार्केट शेयर की बात करें तो बैंकलेस टाइम्स के लेटेस्ट डेटा के अनुसार सैमसंग ने 2022 के Q1 में हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड की हैं। सैमसंग ने टोटल 73 मिलियन स्मार्टफोन सेल करके ग्लोबल मार्केट का 23.4% कैप्चर किया है। वहीं एप्पल सैमसंग के बाद ग्लोबली सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल स्मार्टफोन वेंडर है। एप्पल ने टोटल 56 मिलियन आईफोन की सेल रिकॉर्ड की और ग्लोबल मार्केट का 18% कैप्चर किया। यदि हम इंडिया की केस में देखें तो यहाँ भी Xiaomi के बाद सैमसंग नंबर 2 स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी है और इंडियन मार्केट का 21.8% मार्केट शेयर पजेस करती है। वहीं एप्पल नंबर 6 पर है और ये कंपनी इंडियन मार्केट का 2.86% पजेस करता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्पल ने ये पोजीशन खुद से काफी चीपर प्राइस पर स्मार्टफोन सेल करने वाले ब्रांड्स के साथ कंपीट करने के बाद अचीव की है। इसी पॉइंट पर एम्फेसिस करते हुए काउंटर पॉइंट रिसर्च के एक रिसर्च आर्टिकल ने यह शो किया कि ऑल्दो एप्पल का टोटल सेल सैमसंग से कम रहा इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन्स, लेकिन यदि ग्लोबल प्रीमियम मार्केट की बात की जाए तो एप्पल नंबर 1 पोजीशन है। 2022 Q1 में आईफोन 13 प्रो मैक्स और आईफोन 13 प्रो ने मिलकर अल्ट्रा प्रीमियम प्राइस सेगमेंट के विद इन टोटल सेल्स का 2/3 पार्ट कैप्चर किया। एप्पल ये पोजीशन मेनली यूएसए, चाइना और वेस्टर्न यूरोप में परचेजेस की संख्या बढ़ाने के कारण अचीव कर पाया। डेटा के अकॉर्डिंग यूएसए में एप्पल ने 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया है और यही वजह है कि सैमसंग कंपनी के मुकाबले कम सेल्स होने के बाद भी एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन और रेवेन्यू सैमसंग से ज्यादा है। तो चलिए अब हम एप्पल और सैमसंग के मार्केट कैप और रेवेन्यू के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन या जिसे मार्केट कैप भी कहा जाता है, एक कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स का टोटल मार्केट वैल्यू है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स इससे एक कंपनी के साइज या नेटवर्थ का अंदाजा लगाते हैं। जिस कंपनी का जितना ज्यादा मार्केट कैप होता है, इन्वेस्टर्स उसमें उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करें एप्पल के मार्केट कैप की, तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार एप्पल का मार्केट कैप $2.422 ट्रिलियन है और ये एप्पल को दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बना देता है। दोस्तों, यदि एप्पल एक कंट्री होता तो इसकी जीडीपी वर्ल्ड में 8th पोजीशन पर आती है। एप्पल कैश के टर्म्स में वर्ल्ड का रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल के पास सारे इंडियन आईटी प्लेयर्स को मिलाकर जितना कैश रिजर्व होगा उससे ज्यादा कैश रिजर्व्स में है। वहीं सैमसंग का मार्केट कैप अराउंड $0.272 ट्रिलियन है, जो कि सैमसंग को दुनिया की 28th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। अब यदि एनुअल रेवेन्यू को देखें तो डेटा के अनुसार ईयर 2021 में एप्पल ने स्मार्टफोन के सेल से $196 बिलियन रेवेन्यू अर्न किया था और ये स्मार्टफोन मार्केट के टोटल रेवेन्यू का 44% था। वहीं सैमसंग ने स्मार्टफोन के सेल से $72 बिलियन एज रेवेन्यू अर्न किया था, जो ईयर 2020 के कंपैरिजन में 11% ज्यादा था। सैमसंग ने यह रिवील किया कि इसकी ग्रोथ में
मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट्स ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। साल 2021 में गैलेक्सी एस सीरीज और गैलेक्सी ए और एम सबसे ज्यादा सेल होने वाले मॉडल्स थे। इसके अलावा 2019 में लॉन्च किए गए सैमसंग के फोल्डेबल फोन्स भी काफी बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते नजर आ रहे हैं। और काउंटर पॉइंट रिसर्च के अकॉर्डिंग करेंटली सैमसंग फोल्डिंग फोन मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। सैमसंग ने खुद ये रिवील किया कि ईयर 2021 में कंपनी ने अराउंड 10 मिलियन फोल्डेबल फोन सेल किए। फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सैमसंग ऑफिशियल्स का मानना है कि आने वाले सालों में फोल्डेबल स्मार्टफोन की सेल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी और फोल्डेबल स्मार्टफोन सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन के शिपमेंट्स में 50% से भी ज्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इधर कुछ सालों से प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में एप्पल डोमिनेट कर रहा है, लेकिन फोल्डेबल फोन्स के आने से कुछ सालों में पासा पलट सकता है और सैमसंग प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में डोमिनेट करता नजर आ सकता है, ऐसा सैमसंग का कहना है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि ऑल्दो एप्पल सैमसंग से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करता है, लेकिन एप्पल यूएस के जीडीपी में महज 1 से 2% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं सैमसंग साउथ कोरिया के टोटल जीडीपी का ऑन एन एवरेज 15 to 20% कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि इसकी मेन वजह यह है कि यूएस की इकोनॉमी साउथ कोरिया की इकोनॉमी के कंपैरिजन में काफी बड़ी है। डेटा के मुताबिक 2021 में अमेरिका की जीडीपी $22.99 ट्रिलियन थी, जबकि साउथ कोरिया की जीडीपी $1.8 ट्रिलियन। मॉनेटरी टर्म्स में एप्पल जाहिर तौर से यूएस इकोनॉमी में सैमसंग के साउथ कोरियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा एप्पल ने 2021 में यह अनाउंस किया था कि आने वाले 5 सालों में वो यूएसए में होने वाले टोटल इन्वेस्टमेंट में $430 बिलियन से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और 20,000 नए जॉब्स क्रिएट करेगा। प्रेजेंटली एप्पल अक्रॉस अमेरिका 2.7 मिलियन से भी ज्यादा जॉब्स को सपोर्ट करता है। और यही नहीं, एप्पल यूएस में लार्जेस्ट टैक्स पेयर भी है और पिछले 5 सालों में एप्पल ने $45 बिलियन टैक्स के रूप में पे किए हैं। बात करें सैमसंग की तो डेटा के अकॉर्डिंग सैमसंग वर्ल्ड वाइड अराउंड 2.7 लाख लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा CNN बिजनेस के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग सैमसंग ने हाल ही में यह अनाउंस किया कि विद इन 5 ईयर्स वो $356 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा और 80,000 न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेगा। दोस्तों, अब तक हमने मार्केट शेयर, मार्केट कैप, एनुअल इनकम और जॉब क्रिएशन के बेसिस पर दोनों कंपनीज को कंपेयर किया। अब हम वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम एनवायरमेंटल पैरामीटर्स के बेसिस पर दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे। बीते कुछ सालों से एप्पल एनवायरमेंट को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए नजर आ रहा है। 2021 में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने एक इवेंट के दौरान ये अनाउंसमेंट की थी कि एप्पल आने वाले समय में आईफोन्स को 100% रिसाइकल्ड मटेरियल से मैन्युफैक्चर करने वाला है। एप्पल अभी से इस मिशन को पूरा करने में लग चुका है। एप्पल के द्वारा प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आज मैक कंप्यूटर्स को बनाने में यूज किया गया 40% एल्यूमिनियम रिसाइकल्ड होता है। और यही नहीं, आईफोन 12 सीरीज भी 98% रिसाइकल्ड रेयर अर्थ मटेरियल्स कंटेन करता है। इसके अलावा 2020 से एप्पल ने आईफोन्स के बॉक्सेस में चार्जर इंक्लूड करना बंद कर दिया है। इससे बॉक्सेस के साइज रिड्यूस हो गए हैं और इस वजह से बॉक्स की डिजाइनिंग में अब कम प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक के यूज को और भी कम करने के लिए रिसेंट में एप्पल ने फाइबर बेस्ड पैकेजिंग भी शुरू कर दी है। इस डायरेक्शन में एप्पल का सबसे फैसिनेटिंग इनोवेशन है उसका रिसाइकलिंग रोबोट, जिसे डेजी और सेव नाम दिया गया है। डेजी और सेव यूज्ड आईफोन्स के पार्ट को डिसेंबल करके उसके यूजफुल कंपोनेंट्स जैसे मैग्नेट्स, टंगस्टन और स्टील को रिकवर कर लेते हैं। एप्पल ने 2030 तक कंप्लीट कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है और उसके बाद से एप्पल के सारे डिवाइसेस पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे। वहीं बात करें सैमसंग की तो सैमसंग ने एप्पल के जैसे किसी भी ऐसे एम्बिशियस प्लान की पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन सैमसंग इस डायरेक्शन में काफी पहले से इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुका है और अब तक कई माइलस्टोन्स भी अचीव किए हैं। सैमसंग के 2019 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सैमसंग ने अपनी पहली टैग बैक एंड रिसाइकलिंग सेंटर साल 1998 में स्टैब्लिश किया था और ईयर 2004 से सस्टेनेबल डिजाइनिंग प्रोसेस भी शुरू कर दी थी। 2010 में सैमसंग ने इको रिसाइकलिंग नाम से भी एक इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसके तहत रशिया के सारे सैमसंग सर्विस सेंटर्स में यूज्ड स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए स्पेशल कंटेनर्स इंस्टॉल किए गए थे और अब तक इस प्रोजेक्ट ने ओवर 500 टन ई वेस्ट कलेक्ट किया है। इसके अलावा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में
RE100 नाम की एक ग्लोबल इनिशिएटिव ज्वाइन किया, जिसके तहत कंपनी अपने सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए रिन्यूएबल सोर्सेस पर डिपेंड करेगी। और सैमसंग ने इस मिशन को अगले 5 सालों के अंदर अचीव करने का टारगेट सेट किया है। दोस्तों, इस कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद भी ये डिसाइड कर पाना मुश्किल होगा कि कौन सी कंपनी ग्लोबल स्मार्टफोन रेस जीत रही है। यदि एप्पल प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सैमसंग हर प्राइस रेंज में स्मार्टफोन बनाकर ग्लोबली बड़ी संख्या में कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। डेटा के अकॉर्डिंग सैमसंग अब तक जितने स्मार्टफोन्स का सेल कर चुकी है, एप्पल उसका 20% भी नहीं कर पाया। लेकिन रेवेन्यू और नेट वर्थ वाइज सैमसंग एप्पल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फीचर वाइज भी देखें तो आईफोन्स और सैमसंग स्मार्टफोन्स दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज हैं। यदि हम सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की बात करें तो एप्पल मोस्टली हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के लिए दूसरी कंपनीज पर डिपेंडेंट होता है, जिसमें सैमसंग भी शामिल है, जबकि सैमसंग अपने सारे हार्डवेयर खुद मैन्युफैक्चर करता है। सिर्फ यही नहीं, डेटा के मुताबिक वर्ल्ड वाइड 70% स्मार्टफोन्स सैमसंग द्वारा मैन्युफैक्चर्ड रैम यूज करते हैं। लेकिन वहीं हम नेटिव सर्विसेज और ऐप इकोसिस्टम की बात करें तो एप्पल और सैमसंग का कोई कंपैरिजन नहीं है। सैमसंग को अपने सारे ऐप और सर्विसेज के लिए गूगल पर रिलाई करना होता है, जबकि एप्पल के पास अपने खुद की ऐप स्टोर है और खुद के सर्विसेज हैं जो कि गूगल की सर्विसेज से ज्यादा सुपीरियर और फ्लुएंट माने जाते हैं। नेक्स्ट, यदि हम डेवलपर इकोसिस्टम को देखें तो सैमसंग के पास अपना डेवलपर इकोसिस्टम नहीं है और इसके लिए भी सैमसंग गूगल पर रिलाई करता है, जबकि एप्पल के पास खुद का डेवलपर इकोसिस्टम है जो कि टाइम टू टाइम न्यू एप्स और सर्विसेज से अपडेट होता रहता है। इन सब के अलावा यदि सिक्योरिटी की बात करें तो सैमसंग को एप्पल के मुकाबले कम सिक्योर कंसीडर किया जाता है। नो डाउट सैमसंग के पास नॉक्स है, लेकिन गूगल एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए पर्सनल डिटेल कलेक्ट करता है और सैमसंग की गूगल पे डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं पब्लिक में इसके ट्रस्ट को कम करती है। हालांकि एप्पल भी 100% ट्रस्टवर्दी नहीं है। फॉर इंस्टेंस, एप्पल ने खुद की ये बात एडमिट की है कि iOS 15 कुछ केसेस में यूजर्स का सिरी के साथ कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते पाया गया है। लास्टली, प्राइस को देखें तो ये सच है कि एप्पल के फोन्स सैमसंग और दूसरे सारे ब्रांड से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसीलिए आज आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। दो सैमसंग भी एक्सपेंसिव फोन्स मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन ये डाइवर्स प्राइस रेंजेस में फोन्स बनाता है जो कि हर इकोनॉमिक क्लास के नीड को केटर करता है। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जहां पे हमने डिस्कशन करा ग्लोबल स्मार्टफोन रेस को कौन सी कंपनी जीत रही है, एप्पल या सैमसंग। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इन दोनों कंपनीज के अलावा भी कोई कंपनी है जो आगे चलकर डोमिनेट कर सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हैज हेल्प्ड to boost the economy of India? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।